जय हिंद मित्रों। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू जो चल रहा है उसमें अब क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। स्टैटिक क्वेश्चंस से भी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, करंट से भी क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। तो आप उसको कैसे टेकल आउट करें, कैसे उस सिचुएशन से आप बाहर निकलें, उन सब चीज़ों पर मैंने कुछ मेहनत किया है ताकि आप लोग कुछ मैं बता पाऊँ। तो यह पार्ट 1 है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ यह पार्ट 1 है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इतने स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। अब मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जितने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकालना काफ़ी टफ है, क्योंकि यही पूछे। तो मैंने अपना जो अनुभव है, मेरा जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू चूज आउट दोज क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज के जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे मैंने निकालने की कोशिश की है। और प्रयास करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक रहें। और इंटरव्यू जो है इन सब स्टैटिक क्वेश्चन से शायद बाहर ना जाए, मैंने प्रयास किया। ये पार्ट 1 है, पार्ट टू कल आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आज दिक्कत हो गया, अन्यथा आज पूरा आ ही जाता। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग एक नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन यदि नहीं कर पाते हैं तो बढ़िया से सुन लीजिए, मे बी उससे क्लियर हो जाएगा। वेरी important questions, because these questions are generally asked in general way. It is therefore it is estimated that it is expected that also these questions will be asked for your interview। क्योंकि वे लोग अब बाउंसर क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूछते पूछते जो है, मतलब क्या, मान लीजिए कि आप किस क्षेत्र में हैं, कहाँ से हैं, आपका जो स्टैटिक जो चीज़ें थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह से जो है, मतलब क्या बाहर में निकलने की कोशिश कभी कभी कर रहे हैं आप। और निकलने के क्रम में जो हैं वे लोग अब थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चंस पर भी कभी कभी कर दे रहे हैं, और जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं, उससे भी क्वेश्चन सब कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर बढ़िया सुन लीजिए। ये प्लासी का युद्ध नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इस प्रकार से। बक्सर का युद्ध, चूंकि बक्सर अपने बिहार में ही है, इसलिए में भी पूछा जा सकता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बंगाल के गवर्नर जनरल को, भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1833 में बनाया गया, ठीक है। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843 में हुआ। चार्टर्ड अधिनियम 1833 के अंतर्गत, ठीक है। उसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अलग जो है उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी, ठीक है, इसलिए उनको उसका जनक कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली उन्होंने ही लाया, इसलिए उनको जनक कहा जाता है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के जरिए दिया गया। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे भाई? तो लॉर्ड जॉर्ज थे उस समय। उसके बाद एक कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? 1946 में हुई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन की स्थापना, उसी के बाद जो है संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, भारत को आज़ादी मिलने की प्रक्रिया। उसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, अपने ही बिहार के थे, इसलिए मे बी दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है।
15 थी। कैबिनेट मिशन के विधि मंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन जो ये फॉर्म्ड हुआ था उसमें जो है विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? क्योंकि ये बहुत बड़ा संशोधन था, इसलिए ये लाइमलाइट में रहता है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 1976 में हुआ था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया, और वे 3 शब्द कौन कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया था। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और ये जो है और जजों को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, यह जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएस से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, कानून का शासन जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। इसमें जो है मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी शायद। ठीक है, और इसमें जो है कैसे कैसे इसमें बदलाव आया है, देखिए 1967 में 21वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन। इसमें जो है सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, 15वीं भाषा के रूप में। उसके बाद 1992 में 71वां 71st संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। उसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को उसमें जोड़ा गया। फिर 2003 में 92 यानी 92वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें जो है मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया था। ठीक है, ऐड किया गया था। कुल मिलाकर अभी 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद दल बदल कानून। अभी बहुत दल बदल कानून, ये दल बदल जो है सिस्टम, ये बहुत अभी लाइमलाइट में रह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दल बदल कानून जो है वह 9वीं अनुसूची में है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 52वां यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1985 के द्वारा इसको ऐड किया गया। ठीक है, 52वां संशोधन 1985 याद रखना है। उसको जूनागढ़ जो देसी रियासत थे आज़ादी के समय में, 3 ऐसे देसी रियासत थे जो ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद भी जो है ना वे इंडिया में नहीं थे। उन लोगों को ज़बरदस्ती लाया गया, किसी को ज़बरदस्ती लाया गया, कहीं पे ये जनमत संग्रह कराया गया, तो कहीं पे ये संधि पत्र पर विलय हुआ। जैसे जूनागढ़ था, तो जूनागढ़ में जो है वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, लोगों का विचार था कि हम इंडिया में मिलेंगे, तो इंडिया में आ गया। ठीक है, 1948 में। और उसके बाद जैसे हैदराबाद है तो वहाँ पे पुलिस कार्रवाई की गई थी, तब वह उसको ऐड किया गया। ठीक है, तो और जो कश्मीर था वहाँ पे जो है मतलब संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद मतलब क्या विलय हुआ था। ठीक है, तो 3 ऐसे देसी रियासत थे जो आसानी से इंडिया में नहीं मिले हुए थे। कौन कौन था भाई? तो जूनागढ़ था, हैदराबाद था और कश्मीर था। तो बात क्या थी? तो जूनागढ़ में वहाँ पे राजा वहाँ के मुस्लिम, वहाँ के शासक जो थे वे हिंदू थे, सॉरी ये प्रजा जो था अधिकतर हिंदू। उसी प्रकार से हैदराबाद में शासक मुस्लिम थे और वहाँ पे आबादी लगभग बराबर ही थी। उसके बाद उसको जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा ये इंडिया में लाया गया। उसके बाद हरी सिंह तो भाग करके आए और तब यहाँ पे विलय किए हैं, क्योंकि उधर से पाकिस्तान वाले कार्रवाई कर दिए थे। राजा वहाँ के हिंदू, प्रजा मुस्लिम अधिकतर। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती। इन 3 देसी रियासतों में प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद टोटल भी कितने स्टेट्स हैं, बहुत फंस भी सकते हैं, क्योंकि अभी 28 स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं
यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल 8 अभी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद जो है नागरिकता का वर्णन जो है किस आर्टिकल में है, तो 1 से 4 तक जो है वह क्या है, नागरिकता का वर्णन है। मौलिक अधिकार, नागरिकता, सॉरी मैंने गलत बोला है, 1 to 4 तो नहीं हो, मैंने गलत लिखा हुआ है, 5 to 11 है आई थिंक। ठीक है, 5 to 11 है नागरिकता का उसमें वर्णन है। उसके बाद जो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है 12 से लेकर 35 तक है आर्टिकल। ठीक है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, समता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हुआ, ये सब जो है अधिकार आपके हैं। किन राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ था? देखिए, एक ही राज्य ऐसा था जिसका गठन भाषाई राज्य पर हुआ, भाषाई आधार पर हुआ था, माने भाषा के आधार पर हुआ था, और वह राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, वह इंपॉर्टेंट रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है इसको। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की मतलब किन आधार पर, कौन सा ऐसा आधार होना चाहिए कि नए राज्य को मान्यता दिया जाए, इसके लिए एक जो है आयोग का गठन किया गया था, वह रिकमेंडेशन देखिए, उसके बाद ये होगा, तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग उसको कहा जाता है, तो उसका गठन हुआ था 1953 में। उसके बाद भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी बोला जाता है, यानी मैग्ना कार्टा। ठीक है, उसको कहा जाता है भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है भाग 3 को, यानी पार्ट 3 को संविधान के। इससे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है, इसे मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का जन्मदाता भी इसको कहा जाता है पार्ट 3 को। उसके बाद मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के अंतर्गत जा सकता है हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत वह सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच कर सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वही चल रहा है अभी। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का वर्णन है। 18 में क्या है भैया, तो जो आप ये लेते हैं, भेंट लेते हैं, यानी सॉरी उपाधियों का अंत है 18 में। ठीक है, 19 में क्या है, तो प्रेस की स्वतंत्रता 19A में है, 19 क में ये प्रेस की स्वतंत्रता है, और 19 में स्वतंत्रता है बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है आर्टिकल 19 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 21 है, तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर तो बहुत सारा ऑर्डर भी आया है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संरक्षण देता है। ठीक है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 24 में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को यदि आप फैक्ट्री में काम करवाने हैं तो उसके विरुद्ध जो है ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 24 में। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा बताया है। ठीक है, जो 5 रिट होते हैं ना, कौन कौन हो गया भाई, हाईएस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्टेररी हो गया, क्वा वारंटो हो गया, परमादेश बोलते हैं मैंडेमस को। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हाईएस कॉर्पस, प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्टेररी, उसको अधिकार प्रेक्षालेख क्वा वारंटो। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों बताया मैंने। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आर्टिकल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 में है। यह जो है संवैधानिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें यह आर्टिकल 14 में दिया गया है पंचायतों का संगठन के बारे में। ठीक है, उसके कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक समानता पाने का अधिकार है। ठीक है, पाने का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है किस आर्टिकल में, तो 51 में है, 51 के क में है। ठीक है, आपके पास यदि आपके पास यदि मूल अधिकार है तो आपके कर्तव्य भी हैं, तो कर्तव्य किस में है भाई, तो 51 क में है, यानी 51A में है। ठीक है, और उसके बाद जो है नीति निर्देशक जो तत्व लिए गए हैं संविधान में, वह किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, किस देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया इसको। ठीक है, उसके बाद 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, मैं बृहत लेवल पे इसलिए बता रहा हूँ ना कि जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अभी पॉलिटिकल चल रहा है, ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसको बता रहा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा तो आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर एक बार मतलब पढ़ने की, क्योंकि एक बार रफली आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये याद रखना है इसको भी। उसके बाद जो है 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता के द्वारा संरक्षण प्रदान करना था, उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके इसके लिए, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा उनको मिल सके, मैंडेटरी जो एजुकेशन है उनको मिल सके, क्या 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। उसको राष्ट्रपति जो है इनका किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 52 में किया गया है। उसके बाद यह जो है राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, वो सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं, देश के संवैधानिक जो ढांचा है उसके वे हेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्षमादान, किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसका माफ़ी कहाँ पे मिल सकता है भाई, उसको क्षमा करने का जो अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। उसके बाद जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, महोदय के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है राज्यसभा में बिहार में जो है राज्यसभा में कितनी कुल सीटें हैं, तो 16 हैं, और टोटल सीटें पूरे इंडिया में कितनी हैं, 245 हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लोकसभा की सीटों की संख्या बिहार में 40 है, यानी 40 निर्वाचन क्षेत्र हैं, और पूरे इंडिया में कितने हैं भाई, तो 545 हैं, ठीक है। कितने हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका टेन्योर लोकसभा का 5 साल, और राज्यसभा कितना हो सकता है 6 साल का, ठीक है। वो कभी राज्यसभा भंग नहीं होता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, नहीं ये उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। और इसको लोअर हाउस बोला जाता है, उसको हायर, लोअर हाउस किसको, लोकसभा को, जिसमें प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और इनडायरेक्टली जाते हैं इसमें, यानी राज्यसभा में उसको अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है, अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट के 2 भाग, ये राज्यसभा और लोकसभा को लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस। उसी प्रकार से 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, तो और 6 ही राज्यों में है, मतलब 2 हाउस हैं वहाँ भी, जिससे विधानसभा है तो एमएलए एक चुने जाते हैं, एक एमएलसी चुने जाते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, यानी विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ठीक है। जिसको विधायक जो होगा वह एमएलसी भी को भी बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, लेकिन मेंबर ऑफ काउंसिल होगा, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तो उसको विधायक कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा तो होगा आपका एमएलसी है। उसके बाद जो है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जी भी मावलंकर ही बोलते हैं, गणेश वासुदेव। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जी भी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और अभी कौन है भैया लोकसभा के अध्यक्ष, तो ओम बिरला जी हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं भैया, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह चेयर करते हैं राज्यसभा को। उसके बाद जो है ओमेन जो प्रथम ओमेन स्पीकर थी लोकसभा की, आई थिंक मीरा कुमार थी, आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। विपक्षी दल के लिए जो है कम से कम कितना उसका ये अपोजिशन का ये सीट होना चाहिए, यानी विपक्ष में बैठने के लिए तो 55 सांसद कम से कम चाहिए विपक्ष में बैठने के लिए, ठीक है। भारत का महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो 76 में किया गया है। और भारत सरकार का यह विधि अधिकारी भी होता है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी जो होता है वह विधि अधिकारी भी होता है।
और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, ठीक है। उसको समस्त न्यायपालिका को, हाँ देखिए न्यायपालिका क्या है, तो जितने सारे कोर्ट्स हैं ना सबको मिला करके भारतीय समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है, ठीक है। जितने सारे न्यायालय हैं, जितने सारे कोर्ट्स हैं, सबको मिला करके जजुडिशरी नाम दिया गया है। उसके बाद जो है लोक अदालत बहुत है। आप लोगों मैं बता दूं कोर्ट का जो ढांचा है, नीचे जो है लोअर कोर्ट हो गया जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, जिला न्यायालय भी बोलते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन देखिए हाई कोर्ट के स्तर पे भी, लोअर कोर्ट के स्तर पे जो है एक लोक अदालत लगती है। लोक अदालत जो भी मतलब क्या फौजदारी वैसे मामले जिसका सेटलमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी जो समझौता योग्य नहीं है उसको छोड़ करके जितने सारे मामले हैं उसको लोक अदालत में लोग लाते हैं और लोक अदालत में उसका निपटारा किया जाता है। और उसका जो निर्णय होता है दैट इज नॉट, उसको अपील कहीं नहीं कर सकते हैं, वो फाइनल जजमेंट होता है, ठीक है। तो लोक अदालत जो है जिला में ही लगता है, ठीक है। मतलब जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना वहाँ पे मतलब क्या ऐसे मामलों को निपटाया हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आते एक कैट है, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है, कैट होता है। उसमें सिर्फ जो जॉब होल्डर है ना, जॉब से रिलेटेड ही, सर्विस से रिलेटेड जो ये हैं, सर्विस से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसको कैट में लेके जाया जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। तो हाई कोर्ट के जैसा ही वो भी होता है, लेकिन यदि आप ये कैट में हारते हैं तो फिर आप हारते हैं या फिर जीते हैं, उसको अपील करना होता है तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं तब, ठीक है। तो कैट एक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मतलब भारतीय न्यायालय का ढांचा है। आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग अपने स्तर से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने सारे जजेज हैं, प्रथम जज कौन थे, प्रथम महिला जज कौन थी, ठीक है, उसके बाद टोटल अभी कितने जज हैं, ठीक है, उसके बाद लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आप जहाँ भी आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ भी अभी काम कर रहे हैं आप, वहाँ के भी, और आपका जो घर है जहाँ, वहाँ के ज़िले से, वहाँ के राज्य से भी संबंधित ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक से, क्योंकि क्वेश्चन इसमें लपेटने की कोशिश कर रहा है वो, तो आपको भी तत्पर रहना है इसके लिए। उसके बाद जो है ये अपने स्तर से करना है कोर्ट के बारे में। उसके बाद जो है क्वेश्चंस है राज्य की कार्यपालिका जो है उसके किस भाग में वर्णन है, तो भाग 6 में है। केवल 6 राज्यों विधान परिषद की, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, मैंने बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है सहकारिता आयोग कब बना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया है। तो 1983 में सहकारिता आयोग, सरकारी आयोग था कि सहकारिता आयोग था, इसको जरा एक बार कंफर्म कीजिएगा तो आप लोग, सहकारिता या सरकारी कमेटी थी, वो सहकारिता आयोग थी, ठीक है, लग रहा है। और सहकारिता आयोग 1983। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। उसके बाद जो है निर्वाचन आयोग के अभी निर्वाचन आयोग के एंट्रोडी कौन है भैया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है, निर्वाचन आयोग तो राजीव कुमार है, ठीक है। उसके बाद राजभाषा, अभी हिंदी का बहुत प्रचलन में अभी है, तो मे बी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट इन विच आर्टिकल इट हैज बीन मेंशन्ड मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो राजभाषा या हिंदी क्या है, राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है, इसको ध्यान में रखिएगा। हिंदी जो है राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक इसका वर्णन मिलता है, यानी राजभाषा हिंदी का, ठीक है, राजभाषा हिंदी का, राष्ट्रभाषा हिंदी का नहीं, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। उसको राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगा है भैया, 3 बार लगा है। 1962 में लगाया, 71 में लगाया और 1975 में लगा है, ठीक है। इसमें 2 बार जो है मतलब बाहरी आक्रमण के चलते लगाया है, जैसे कि मतलब 62 में चाइना ने अटैक किया हुआ था, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 1971 में किया था। उसके बाद इंटरनल जो इनसिक्योरिटीज हुई थी
इंडिया में 1975 में हुई थी, ठीक है। तो 1975 और 1971 इन दोनों को जो है मतलब कलेक्ट कर लिया गया था, 1977 में किया गया था, मतलब वापस ले लिया गया था। और जो 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगी थी उसको 67 में लिया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है भाई, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है, पक्षी मोर है, पशु बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फल आम है। वृक्ष क्या है, तो बरगद है। नदी, राष्ट्रीय नदी गंगा। और जलीय जीव तो डॉल्फिन। ये सब हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हल्के हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में हुआ था, ठीक है। पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ किया गया था शुभारंभ इसका। वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद हो गया वैदिक काल का ये सब। तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद, यानी 4 वेद हैं, ठीक है। उसके बाद पुराण कितने हैं भैया, तो 18 पुराण हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक, पिता कहा जाता है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, जो बुक है इंडिका, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे। और ये किसके शासन काल में इंडिया आए हुए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इंडिया आए हुए थे। उसके बाद आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण युग में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला, ठीक है। उसको सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। पुरातात्विक थे। और उसमें कुल कितने महाजन पद थे, तो 16 महाजन पद थे, जिसमें बिहार जो है मगध महाजन पद के बारे में भी आप लोग, सबसे बड़ा वह महाजन पद था मगध, ठीक है। इसको याद रखना है, मगध साम्राज्य था, ठीक है। उसके बाद जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो लॉर्ड महावीर, यानी महावीर जी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। वैशाली लिच्छवी जो है वैशाली में पड़ता है, वह विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। विश्व का पहला लोकतंत्र वह लिच्छवी में मिलता है, लिच्छवी गणराज्य में मिलता है इसका। उसके बाद जो है जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। उसके बाद जो है महावीर जी के माँ का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं, तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की माँ का नाम माया देवी और जो उनका पालन पोषण की, तो क्या नाम था उसका, प्रजापति गोमती। पिता का नाम सुशोधन था और पत्नी का नाम यशोधरा और बेटा का नाम राहुल था, ठीक है। गौतम बुद्ध को जो है उसको ज्योतिपुंज कहा जाता है एशिया का, यानी लाइट ऑफ द एशिया, ठीक है। उसके बाद जो है इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा 570 ईस्वी पूर्व में की गई थी, ठीक है। अब बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पे मक्का मदीना ये सब आ जाएगा, है कि नहीं, अली वगैरह का चर्चा आ जाएगा। तो उसके बाद जो है मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो ये संस्थापक थे, उनका नाम था बृहदत्त, ठीक है। और राजधानी कहाँ था, तो राजगिरी था।
हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार के द्वारा किया गया था, 544 ईस्वी पूर्व में किया गया था। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी 345 में। ठीक है। अशोक ने जो है जो धम्म की नीति अपनाया वह कलिंग युद्ध के बाद में, जो खून खराबा उन्होंने देखा ना, उसको जो झेला, उसके बाद में धम्म की नीति अपना ली। बड़ा मतलब बहुत ही अच्छे इंसान बन गए उसके बाद, कलिंग युद्ध के बाद। और इसका अभिलेख मिलता है 13वें, उनका जो अभिलेख है 13वें अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है कलिंग युद्ध का। ठीक है। उसके बाद जो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी 240 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 240 में की गई थी। श्री 240 ईस्वी में की गई थी गुप्त वंश की स्थापना। त्राइन का युद्ध कब हुआ था? तो त्राइन का युद्ध जो है, त्राइन का युद्ध हुआ था 1791 में हुआ था ना। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर गए हैं और लिखना। आई थिंक त्राइन का युद्ध हुआ था 1791 में कि 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर 92 में हुआ था द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, और जो 18 बार जो आक्रमण किया हुआ था मोहम्मद गोरी, इस सबका बड़ा चर्चा है। ठीक है, हालांकि आपको सिर्फ याद रखना है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे ज़्यादा जो क्षतिग्रस्त किया था, तहस नहस किया था, वह बख्तियार खिलजी ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है, उसी का ये सेनापति था बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, जला ही दिया था। उसके बाद जो 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरियर और बुक्का, इन दोनों के द्वारा जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में जो है उसका इन्होंने जो है मतलब चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। सिलसिला मतलब जुड़ते गए। ठीक है, तो उसको सिलसिला कहा जाता है। एक जोड़े, फिर दूसरा जोड़े, दूसरा से और दो चार लोग जोड़े, और 2-4 लोग, ऐसे मतलब ये सिलसिला बढ़ते चला गया। ठीक है, इसको सिलसिला कहा जाता है। तो चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो है बाबर, ये मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। इसके द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। इसको याद कैसे रखना है? पान खाओ चबाते हुए घर जाओ, यानी पानीपत का युद्ध। ठीक है, 1526 में पान खाओ यानी खानवा का युद्ध, 27 में खाओ चलते हुए यानी चौसा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चौसा या चंदेरी है तो जरा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। तो ये चंदेरी का युद्ध जो है 28 में हो गया। फिर 29 में जो है पान खाओ चबाते हुए घर जाओ यानी घाघरा का युद्ध जो है मतलब 29 में। ठीक है, और उसके बाद जो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु भी हो गई थी। सब तो डिटेल की बात है, आपको इससे भी याद रखना है। मतलब क्या बाबर ने ये मुगल वंश की स्थापना जो है मतलब बाबर ने की थी। ठीक है, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जलाल था। ठीक है, अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के द्वारा ये बहुत सारा ये किया गया था, काम किए गए थे, और क्या क्या उनका कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उसके द्वारा। तो ये बहुत डिटेल में है, उसको याद नहीं रखना है। ठीक है, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। उसका जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा ही की गई थी। तो कब किया गया था? 1564 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत कब आया हुआ था? तो कालीकट के तट पे आया था, जो 1498 में कालीकट में आया था। कालीकट बंदरगाह पे आया था वास्को डी गामा। प्लासी का युद्ध में मैंने बता ही दिया है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजउद्दौला के बीच में हुआ था जो। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। बिहार और बंगाल को अलग करने वाला सब बड़ा ये इतिहास इंटरेस्टिंग है, उसको बताने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को काम से मतलब है। चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1917 में हुआ था।
ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा ये लीड किया गया था। राजीव और शुक्ला ने उनको बुलाया हुआ था लीड करने के लिए। और चंपारण में नील की खेती जो होती है, 3 कठिया प्रणाली, कहीं पूछ सकते हैं। 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता है 3 कट्ठा कम से कम तो आपको करना ही करना है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जो है करनी ही करनी थी। इसको बोला जाता है 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, 3 कठिया व्यवस्था ये चंपारण में थी। उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने उसको लीड किया हुआ था। 1917 में आए हुए थे वो चंपारण। उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट कब आया था? तो भाई 1919 में, 19 मार्च को। उसके बाद जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। ठीक है। और उसको होम रूल लीग की स्थापना तो 1916 में हुई थी। और उसको एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी, जो विदेशी थी, लेकिन इंडियन जो थी वह सरोजिनी नायडू थे। 1925 में बनी थी। 1916 में एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है। उसके बाद जो है मैं एक बार इतिहास को ठीक से बता दूं फिर से एक बार कि खिलाफत आंदोलन 1920, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी अमृतसर में। ये जलियांवाला बाग हो गया। खिलाफत आंदोलन 1920 में, और सहयोग आंदोलन 1920 से 21 में। ठीक है, 1920 भी बोल सकते हैं, 21 20 ही कहा जाता है जनरली। असहयोग आंदोलन जिसमें सभी लोगों का योगदान था उसमें, चाहे महिला हो, पुरुष हो, जॉब होल्डर वाले, ये वकील हो, माने नौकरी करने वाले हों, बेरोजगार वाले हों, या फिर किसान हो, मजदूर हो, हर किसी ने उसमें पार्टिसिपेट, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हर एक तबके के लोगों ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, असहयोग आंदोलन को। ठीक है। उसके बाद जो है फिर कैबिनेट बोल रहे हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये साइमन कमीशन फिर बीच में आया था 28 में। ठीक है, लेकिन 1929 में जो है जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ही मतलब यह लिया गया था कि मतलब भारत की आज़ादी के लिए जो है, जो हम लोग 26 जनवरी को ही क्यों संविधान 15 अगस्त को ही संविधान ये स्वतंत्रता हम लोग को मिली, 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो ये सब उसी समय का देन है। ठीक है, तो ये सब बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह 1930 का है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, नमक कानून तोड़ा गया था उसी समय। ठीक है, उसको गांधी इरविन समझौता 1931 में, मतलब 32 में हुआ था। 3 गोलमेज समझौता हुए थे 31-32 में, 31-32 में 3 गोलमेज समझौता हुए थे। और उसके बाद जो है फिर क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता ने 1932 में ही है। ठीक है, 31 या 32 में, थोड़ा इसको कन्फर्म मैं नहीं हूँ। और उसके बाद फिर जो है क्रिप्स मिशन आया था इंडिया, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, आई थिंक। ठीक है, उसका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आया हुआ था। उसके बाद जो है एटली के समय में भारत आज़ाद हो गया था। भारत आज़ाद 1947 में हुआ, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिल गई हम लोगों को। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, लेकिन संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 24 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया था फाइनली। हालांकि वह नहीं याद करना है, आपको याद रखना सिर्फ वो, चूँकि मैं भी उसमें कन्फर्म नहीं हूँ। और 24 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था शायद। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 अभी आना बाकी है। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह का जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी देखना है मुझे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में से निकाल करके छान करके लाना इतना कम में, और ये मतलब आई थिंक सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा याद कीजिएगा, कितना याद कीजिएगा इतना कम समय में, है कि नहीं। और वे जितना सारे मैंने क्वेश्चंस बताया, बहुत भी क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सब क्वेश्चंस को जनरली आपको याद रखना है। ठीक है, मैं भी यदि मतलब दे आर आस्किंग, आप इजली इसको रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, उसको करंट अफेयर्स के जो है हो गए, पॉलिटिकल ये
इकोनॉमिक्स के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं लेकर के आऊँगा पार्ट 2 में, यानी कल लेकर के आऊँगा। इसलिए अभी तक जो है जितना मैंने बताया उसको ध्यान में रखिए आप लोग। जिसका भी कल इंटरव्यू हुआ उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छे से बीते, इसकी मैं कामना करता हूँ। और आप लोग भी औरों की तरह आकर के मैसेज करिए कि सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, ठीक है मित्रों। और कोई और कुछ हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, जो भी आपकी सहूलियत हो कीजिएगा। हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सबों के साथ मैं जुड़ा रहूँ और आप लोगों को मैं जितना हो सके मदद दे पाऊँ अपने कार्यों की आला में भी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आप लोग अपनी तैयारी को जो है बनाए रखिए, फोकस्ड रहिए। क्वेश्चंस आए ये इंटरव्यू में जो है, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जेंटली बोलना है, मतलब क्या ऐसा लगता है सॉरी सर, ठीक है, ऐसा लगे उसको कि मतलब कि आपको याद है बट यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग आउट एट दैट मोमेंट, ठीक है, ऐसा लगे उन लोगों की, मतलब कि आपको याद है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मतलब कि आई थिंक सर सॉरी सर, ठीक है, ऐसा लगे, ठीक है, कुछ ऐसा बोलना है। तो ये इंटरव्यू से बिल्कुल नहीं घबराना, आए तो बताना है, नहीं आए तो सॉरी बोलना है, ठीक है, इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वे लोग जो है मतलब कि आपको फेल नहीं, मतलब जनरली फेल कोई नहीं होता है, ठीक है, इसलिए अपना वो दिमाग सेंटिमेंट मतलब जो सेंटिमेंट है वो निकाल के चलिएगा कि कोई फेल भी होता है, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की बात है, ठीक है, इसलिए तो सबको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। चलिए मित्रों फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से और कीजिए, लगे रहिए, और आप लोग का इंटरव्यू बहुत अच्छे से बीते। फिर से मैं आप सबों को एक बार शुभकामनाएं देता हूं और आपके अच्छे इंटरव्यू बीते इसके लिए मैं कामना करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। जय हिंद।